नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में हिंदी के अंतर्गत समास को कंप्लीट किया जाएगा। यदि आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि समास से निश्चित तौर पे प्रश्न बनते हैं। आज की क्लास में समास की विस्तृत व्याख्या के साथ साथ उस ट्रिक पर भी चर्चा होगी जिसके माध्यम से आप देखते ही ये बता सकें कि इसमें कौन सा समास है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। समास। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि समास होता क्या है। तो समास भाषा विज्ञान में एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें लघुकरण की नीति को अपनाकर दो या दो से अधिक पदों का मेल किया जाता है जिससे एक नया पद निर्मित होता है। और ये जो संश्लेषित पद बना है या जो आप कहें कि जो नया पद बना है उसको क्या कहा जाता है, इसे सामासिक पद कहा जाता है। अगर हम इसको साधारण भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के योग से जब एक नया शब्द निर्मित होता है तो उस शब्द को सामासिक शब्द कहा जाता है, या जो नया पद बनता है उसको सामासिक पद कहा जाता है। और जो शब्दों का योग है इसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्लियर है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विद्या धन आलय, यानी ये दो पद हैं, इनको आपस में जोड़ा गया तो नया जो शब्द बना या जो नया पद बना उसको क्या कहेंगे, सामासिक पद या सामासिक शब्द। क्लियर है। जैसे एक और उदाहरण लीजिए, जैसे कार्य कुशल, तो क्या हो गया, कार्य और कुशल इन दो शब्दों को जोड़ा गया तो कार्य कुशल बना। यहां पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है लघुकरण की रीति से, यानी अगर हम कार्यकुशल को विग्रह करें यानी उसको तोड़ें तो क्या बनेगा, कार्य में कुशल, यानी हमको लिखना रहता कार्य में कुशल। अब यहां पर जब आपने कार्य कुशल लिखा तो में जो है ये इसका लोप हो गया, यानी इसको हटा दिया गया, यानी लघुकरण की नीति हुई ना। यानी जिस बात को कहने के लिए आपको कार्य में कुशल ये पूरा लिखना पड़ता, अब उसके लिए मात्र एक शब्द का प्रयोग हो रहा है कार्य कुशल, यानी यहां पर कौन सी नीति लगी, लघुकरण की रीति लगी। क्लियर है। अगर मैं यहां पर प्रश्न पूछूं आपसे कि समास किस प्रकार की रीति पर काम करता है तो आपका जवाब क्या होगा, समास लघुकरण की रीति पर कार्य करता है। अगर मैं आपसे यहां पूछ लूं कि समास का अर्थ क्या होता है तो इतनी चर्चा का निष्कर्ष यह निकलता है कि समास का एक लाइन में अर्थ है दो पदों का योग। कई बार परीक्षाओं में समास का विलोम भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा जो समास का शुद्ध विलोम होता है वो व्यास होता है। ठीक है, इतनी बात आपको यहां से पता चली। अब आइए जरा, जो ये सामासिक पद है इसमें दो मुख्यतः पद होते हैं। ये पद प्रधानता और पदी भूमिका की दृष्टि से इनका दो पदों में विभाजन किया गया है। जैसे एक शब्द है चंद्रशेखर, ये जो चंद्रशेखर सामासिक पद है ये दो पदों से मिलकर बना है, एक है चंद्र और दूसरा है शेखर। इसमें जो चंद्र है इसको कहते हैं पूर्व पद और जो बाद में लिखा हुआ पद है उसको कहते हैं उत्तर पद। इसी प्रकार नीचे जो चक्रपाणी लिखा है ये दो पदों से मिलकर बना है, चक्र और पाणी। जो चक्र है ये पूर्व पद है और जो दूसरा है ये पाणी है, ये उत्तर पद कहा जाता है। क्लियर है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न बनता है आपके परीक्षा में, पूछा जाता है कि समास किसे कहा जाता है, और विकल्प में दिया रहेगा दो वर्णों का योग, दूसरे विकल्प में दिया रहेगा दो पदों का योग और दो अन्य विकल्प भी दिए रहेंगे। यहां पर एग्जामिनर यह समझना चाहता है कि आप संधि और समास में अंतर स्पष्ट करना जानते हैं या नहीं। तो याद रखिएगा संधि जो होती है ये दो वर्णों का योग है और जो समास है ये दो पदों का योग होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। और अगर हम संधि में जब शब्द को ब्रेक करते हैं तो उसको विच्छेद कहते हैं, और जब समास को तोड़ते हैं तो उसको कहा जाता है विग्रह। ये बात भी आप याद रखेंगे। आइए अब समास के भेद के बारे में चर्चा करें। समास के अगर मुख्य रूप से भेद पूछे जाएं तो आपका जवाब होगा समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि द्विगु समास, कर्मधारय समास ये कहां चला गया। आगे जब हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे तो यह स्पष्ट होगा कि ये दोनों समास किस समास के अंतर्गत आते हैं। यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है कि समास मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, यानी मूल रूप से चार प्रकार के होते हैं। पहला समास है अव्ययी भाव समास। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें अव्यय की बात हो रही है। याद रखिएगा इसमें जो प्रथम पद होता है ये अनिवार्यतः अव्यय होता है और इसका जो प्रथम पद है अर्थात जो पूर्व पद है ये प्रधान होता है। इस प्रकार का जो सामासिक शब्द होता है इसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। यानी अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसका पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो और जिसका पूर्व पद यानी जो अव्यय वाला पद है ये प्रधान होता है। यानी अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है तो आपका जवाब होगा अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। क्लियर है।
यहां पर अव्यय शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है। ये अव्यय क्या होता है? अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन और काल का इनमें से किसी का भी प्रभाव न पड़े, उसे अव्यय शब्द कहा जाता है। क्लियर है? अव्यय को अविकारी भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप समझेंगे। अब आइए चर्चा करते हैं कि जो अव्यय भाव समास होता है ये किन शब्दों से मिलकर बना होता है। यहीं से आपको ट्रिक भी मिलेगी। जैसे पहला दिया हुआ है यथा से मिलकर बना हुआ शब्द। जैसे पहला उदाहरण दिया है यथा शक्ति। आप देख रहे हैं शक्ति के पूर्व में यथा जुड़ा हुआ है, यानी जो पहला पद है वो यथा है। यहां पर देखिए यथा से जो मिलकर बने शब्द होते हैं ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथा संभव, यथा विधि, यथामति, यथोचित, यथा समय, यथा संभव, ये सभी किसके उदाहरण होंगे? अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। क्लियर है? दूसरा, कुछ उपसर्ग हैं जिनसे मिलकर शब्दों का निर्माण हुआ है और वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। जैसे आ, प्रति, नी, उप, बे, भर, ये कुछ उपसर्ग हैं जिनसे जो मिलकर शब्द बने होते हैं वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। जैसे आ उपसर्ग से मिलकर आजन्म, आमरण, आजीवन, आसमुद्र, आकंठ, आरक्षण, आभार, आकर्षण, आजीव, आभोग। इसमें आप देख रहे हैं आगे आ जो है उपसर्ग के तौर पे इसमें प्रयोग हुआ है, यानी आपने जहां पर देखा कि आ उपसर्ग से मिलकर कोई शब्द बना है आपने तुरंत क्लियर कर लिया कि ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसी प्रकार से आप देखेंगे प्रति उपसर्ग से मिलकर जो शब्द बने हैं, जैसे प्रतिदिन, दिन के आगे प्रति उपसर्ग लगा है। प्रतिक्रिया, प्रतिलग्न, प्रतिसाध्य, प्रतिगामी, प्रतिफल। इसी प्रकार आप देखेंगे भर उपसर्ग से मिलकर बना शब्द, जैसे भरपेट, भरपूर, उपाध्याय। उपाध्याय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो याद रखिएगा यहां पर उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार उपलब्धि, उपायुक्त, उपाचार्य। अब यहां पर देखिए नी उपसर्ग से बनके निकृष्ट, निधड़क, निस्वार्थ, निर्जन, निकम्मा। अगर हम बात करें बे उपसर्ग की तो बेवफा, बेधड़क, बेशर्म, बेआबरू, ये सभी किसके उदाहरण हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। क्लियर है? अगला देखिए, जब दो संज्ञाएं आपस में आवृत्ति कर रही हों तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, साथ साथ, रातों रात, दिनों दिन, गली गली, गांव गांव, नगर नगर, घर घर। यहां पर देख रहे हैं कि दो संज्ञाएं आपस में क्या कर रही हैं? आवृत्ति मतलब रिपीट हो रही हैं। क्लियर है? तो यहां पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा, यानी जहां पर यथा से बने शब्द हों, जहां पर आ, प्रति, नी, उप, बे, भर आदि उपसर्गों के प्रयोग से बने जो शब्द हैं ये किसके उदाहरण होंगे? अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। जहां संख्याएं आपस में आवृत्ति कर रही हों वहां पे कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो यहां पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब दो संज्ञाएं एक साथ प्रयुक्त हुई हों तो वो कौन सा समास होगा? तो आपका जवाब होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। क्लियर है? अगला देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? याद रखिएगा तत्पुरुष समास में प्रथम पद गौण होता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। यानी अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तो आपका जवाब होगा तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए एक बात और आपको याद रखनी होगी। जैसे उदाहरण देख लीजिए, लिखा है पर्णकुटी। यहां पर जो कुटी है इसकी विशेषता का जिक्र कर रहा है कौन सा पद? प्रथम पद यानी पर्ण। और किसकी विशेषता बता रहा है? कुटी की। यानी यहां पर प्रधानता किसकी हो रही है? कुटी शब्द की। यानी जो उत्तर पद है यह प्रधानता व्यक्त कर रहा है। क्लियर है? यदि पूर्व और उत्तर पदों के मध्य विशिष्ट संबंधों और लक्षणों के आधार पर तत्पुरुष समास के अगर भाग की बात करें तो याद रखिएगा मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। इसमें पहला है लुप्त पद तत्पुरुष। अब ये लुप्त पद तत्पुरुष क्या होता है? जहां पर कारक चिन्ह अथवा विभक्ति का लोप हो जाए उसे लुप्त पद तत्पुरुष कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, लिखा है राजपुत्र। इसका अगर आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राजा का पुत्र। आप देख रहे हैं कि यहां पर का विभक्ति का लोप करके राजपुत्र सामासिक पद का निर्माण हुआ है। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे? इस स्थिति को लुप्त पद तत्पुरुष कहा जाता है। क्लियर है? अब आइए यहां पर आपने देखा कि लुप्त पद तत्पुरुष में विभक्ति का लोप हुआ है। तो जो विभक्तियों के लोप के आधार पर तत्पुरुष की का विभेद है वो कई प्रकार का होता है। इसमें 2 कारक को छोड़ा जाता है। किसको? कर्ता कारक और संबोधन को। और शेष सभी कारकों में जो विभक्तियां हैं वो इसमें लोप करके तत्पुरुष समास बनाए जाते हैं। इसका प्रारंभ होता है
कर्म तत्पुरुष से। ठीक है, इसमें किसका लोप होता है? इसमें को विभक्ति का लोप होता है। क्लियर है? उदाहरण देखिए, लिखा है आशातीत। अगर आप आशातीत सामासिक शब्द का विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? आशा को अतीत, यानी यहां पर को विभक्ति का लोप करके आशातीत सामासिक शब्द बना है। और यह कौन सा सामासिक शब्द होगा? कर्म तत्पुरुष। याद रखिएगा, इसे द्वितीय तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? अगर लिखा है कष्टापन, यानी कष्ट को आपन, यहां पे को विभक्ति का लोप करके कष्टापन सामासिक शब्द बना। इसी प्रकार से ग्रहागत, यानी ग्रह का को आगत, यानी को का यहां पर विभक्ति का लोप हुआ और ग्रहागत कर्म तत्पुरुष बना। इसी प्रकार स्वर्ग प्राप्त, यानी स्वर्ग को प्राप्त, यहां पर भी को विभक्ति का लोप है। तो ये बात क्लियर हो गई कि कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का लोप होता है। यानी अगर आपको उदाहरण दिया जाएगा तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? उसका विग्रह करेंगे और आप देखेंगे कि वो क्या बन रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे सुखप्रद है, यानी सुख को देने वाला, यानी कि जो सुखप्रद सामासिक शब्द बना है, यहां पर जब विग्रह किया गया तो को प्राप्त हो रहा है, यानी को हटाकर इसको सुखप्रद शब्द बना है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये द्वितीय तत्पुरुष अर्थात कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। क्लियर है? इसी प्रकार कुछ और देख लीजिए, जैसे माखन चोर, ये उदाहरण कई बार पूछा गया, यानी माखन को चुराने वाला। हमको अगर लिखना रहता तो ये पूरा लिखना रहता, माखन को चुराने वाला, यानी यहां पर को विभक्ति को आपने लोप किया और क्या शब्द बना? माखन चोर। ये किसका उदाहरण होगा? कर्म तत्पुरुष का। क्लियर है? जैसे चिड़िया मार, ये भी कई बार पूछा गया है, तो चिड़ियों को मारने वाला, यानी को विभक्ति का यहां पर लोप करके चिड़िया मार शब्द का निर्माण हुआ, तो ये किसका उदाहरण होगा? कर्म तत्पुरुष का। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष से द्वारा विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, जैसे लिखा है नीति युक्त, यानी नीति से युक्त, यानी यहां पर से विभक्ति का लोप करके जो सामासिक पद बना या जो शब्द बना नया, वो क्या बना? नीति युक्त। तो ये किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा? करण तत्पुरुष का उदाहरण होगा। और याद रखिएगा, करण तत्पुरुष को तृतीय तत्पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में जो विकल्प दिया रहेगा क्वेश्चन का, अगर वहां पे करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष लिखा है तब तो आप उसको टिक कर देंगे, और अगर केवल तत्पुरुष दिया हुआ है तब भी आप वही सही टिक करेंगे। क्लियर है? अगला उदाहरण देखिए, युद्ध से पीड़ित। यहां पर से विभक्ति का लोप किया गया और जो सामासिक पद बना वो क्या बना? युद्ध पीड़ित। क्लियर है? किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। इसी प्रकार हस्तदान, आप विग्रह करेंगे तो हाथ से दान, यानी यहां पर से जो विभक्ति है इसको हटाया गया, यानी इसका लोप किया गया, और जो सामासिक पद बना वो क्या बना? हस्तदान। क्लियर है? इसी प्रकार आप देखेंगे ईश्वर दत्त, यानी ईश्वर द्वारा दिया गया, यानी यहां पे द्वारा विभक्ति का लोप हुआ और क्या बना? ईश्वर दत्त। तो किसका उदाहरण होगा? करण तत्पुरुष। क्लियर है? इसी प्रकार सूरकृत है, यानी अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो पाएंगे कि सूर द्वारा बनाया गया, यानी यहां पे द्वारा विभक्ति का लोप किया गया और क्या बना? सूरकृत। क्लियर है? यानी यहां पे से और द्वारा विभक्ति का लोप होता है, किसमें? करण तत्पुरुष अर्थात तृतीय तत्पुरुष में। अगला देखिए, अगला है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति का लोप होता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप पे आप लीजिए हथकड़ी। हथकड़ी का जब आप विग्रह करेंगे तो आप पाएंगे कि हाथ के लिए कड़ी, यहां पर आप देख रहे हैं कि के लिए विभक्ति का लोप किया गया और जो सामासिक शब्द बना ये क्या बना? हथकड़ी। इसीलिए मैंने कहा था कि समास लघुकरण की रीति पर काम करता है। किसका लघुकरण किया गया? के लिए शब्द का लोप करके लघुकरण किया गया, यानी इसको छोटा बनाया गया और शब्द बना हथकड़ी। तो यहां पर कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष। अगला उदाहरण है कमर बंद, यानी कमर के लिए बंद, यानी यहां पर के लिए विभक्ति का लोप किया गया और जो सामासिक पद बना वो क्या बना? कमर बंद। क्लियर है? याद रखिएगा, जो ये संप्रदान तत्पुरुष होता है इसे चतुर्थी तत्पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे देशभक्ति, यानी देश के लिए भक्ति, यहां पर के लिए जो विभक्ति है इसका लोप किया गया। इसी प्रकार एक उदाहरण और बहुत पूछा जाता है रसोई घर, यानी रसोई के लिए घर, यानी यहां पर के लिए विभक्ति का लोप किया गया और जो सामासिक पद बना वो क्या बना? रसोई घर। तो किसका उदाहरण हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है? अगला है अपादान तत्पुरुष। यहां पर से अलगाव विभक्ति का लोप होता है। अपादान तत्पुरुष को पंचमी तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। यहां पर आपके दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा कि अभी आपने बताया कि करण तत्पुरुष में भी से विभक्ति का लोप होता है, तो याद रखिएगा अपादान तत्पुरुष में अलगाव के भाव को प्रकट किया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए धर्म भ्रष्ट, तो इसका विग्रह करेंगे तो आप क्या पाएंगे? धर्म से भ्रष्ट, यानी जो धर्म है उसके रास्ते से वो भटक चुका है, वो भ्रष्ट हो चुका है उसमें, यानी ये अलगाव के भाव को प्रकट कर रहा है।
ठीक है, तो यहां जब भी आप विग्रह करें तो आप ये देख लें कि अगर से विभक्ति आ रही है तो वो क्या अलगाव का भाव प्रकट कर रहा है। यदि वो अलगाव का भाव प्रकट कर रहा है तब वो उदाहरण अपादान तत्पुरुष का होगा। जैसे कर्तव्यच्युत, यानी कर्तव्य से वो क्या हो चुका है, अलग हो चुका है, यानी यहां जो से है ये अलगाव के भाव को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये उदाहरण किसका होगा, अपादान तत्पुरुष का। जैसे कर्ज मुक्त दिया गया है, तो कर्ज से मुक्त यानी अब वो कर्ज से अलग हो चुका है, यानी मुक्त हो चुका है, अलगाव के भाव को। जैसे देश निकाला, देश से निकाला, यहां पर से विभक्ति का लोप हो रहा है लेकिन यहां पर अलगाव का भाव भी आ रहा है, इसलिए ये किसका उदाहरण होगा, अपादान तत्पुरुष का। क्लियर है। अगला देखिए, अगला है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में का, के, की विभक्ति का लोप होता है। याद रखिएगा, संबंध तत्पुरुष को षष्ठी तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। जैसे सैन्याध्यक्ष, तो आप विग्रह करेंगे जब इसका तो क्या पाएंगे, सेना का अध्यक्ष। आप यहां देख रहे हैं का विभक्ति का लोप हुआ है और ये जो का है ये संबंध को भी यहां पर स्टैब्लिश कर रहा है। ये जो अध्यक्ष हैं ये कहां के अध्यक्ष हैं, तो सेना का अध्यक्ष, यानी एक संबंध स्थापित हो रहा है, ये जो अध्यक्ष है ये सेना के अध्यक्ष हैं। क्लियर है। तो यहां पर कौन सा समास होगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा। अगला देखिए, पतित पावन, यानी पतितों के पावन करता। ये जो पावन करता है ये किसके हैं, पतितों के पावन करता है। भक्त वत्सल, यानी भक्तों के जो प्रिय हैं, यानी किसके प्रिय हैं, भक्तों के। राम नाम, राम का नाम, यहां पर का विभक्ति का लोप हुआ है, नाम किसका है, राम का। क्लियर है, यानी संबंध यहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है। जैसे जल धारा, अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या पाएंगे, जल की धारा, यहां पर की विभक्ति का लोप है और संबंध स्थापित किया जा रहा है, ये जो धारा है ये किसकी है, जल की है। क्लियर है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में और पर विभक्ति का लोप होता है। याद रखिएगा, अधिकरण तत्पुरुष को सप्तमी तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण देखिए, लिखा है नगर प्रवेश। नगर प्रवेश को जब आप विभक्त करेंगे तो आएगा नगर में प्रवेश, यानी यहां पर में विभक्ति का लोप किया गया और जो सामासिक पद बना वो क्या बना, नगर प्रवेश। यानी जब भी आप विग्रह करेंगे और जिस विभक्ति का लोप होगा उसके आधार पर उस प्रकार के तत्पुरुष को आप चयन करेंगे। जैसे आप बीती, यानी स्वयं पर बीती, यहां पर विभक्ति का लोप करके आप बीती शब्द का निर्माण हुआ है, इसलिए किसका उदाहरण होगा, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण होगा। जैसे बलबीर, यानी अगर इसका विग्रह करेंगे तो आप क्या पाएंगे, बल में वीर, यहां पर में विभक्ति का लोप हुआ है और जो शब्द बना है वो क्या बना, बलबीर। क्लियर है। यानी जहां पर में और पर विभक्ति का लोप दिखे वहां पर आप तुरंत अधिकरण तत्पुरुष को सही मानेंगे। अधिकरण तत्पुरुष को सप्तमी तत्पुरुष भी कहा जाता है। अगला देखिए, तत्पुरुष के अन्य भेद में नच तत्पुरुष आता है। इसमें जो पूर्व पद होता है ये नकार सूचक होता है, अर्थात नकारात्मक भाव को प्रदर्शित करता है। उदाहरण स्वरूप नास्तिक, निर्बल, अज्ञात, अछूत, अनपढ़, अन्याय, अन्यत्र, ये सभी क्या है, नकारात्मक भाव को प्रदर्शित करने वाले पूर्व पद से निर्मित शब्द हैं। ठीक है। अगला है द्विगु समास। याद रखिएगा, द्विगु समास तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत आता है। क्लियर है। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं स्पष्ट करूंगा इसे। जिस समास का जो पहला पद है अगर ये संख्यावाचक है तो वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। जैसे चौराहा, यानी चार राहों का अगर सम्मिलन है यानी समाहार है तो उसको क्या कहते हैं, चौराहा। तो आप यहां देख रहे हैं कि जो पहला पद है ये क्या है, संख्यावाचक है। इसी प्रकार सतसई लिखा है, इसमें भी पहला पद क्या है, संख्यावाचक। दोपहर है, इसमें जो पहला पद है वो क्या है, संख्यावाचक, यानी दो पहरों का समाहार है। ये सभी किसके उदाहरण होंगे, द्विगु समास के उदाहरण होंगे। ठीक है। अगला देखिए, अगर हम द्विगु समास के भेद की बात करें तो ये मुख्य तौर पर दो प्रकार का होता है। एक होता है समाहार द्विगु और दूसरा होता है उत्तर पद प्रधान द्विगु। यहां जो समाहार द्विगु है इसमें एकत्रीकरण के भाव को प्रकट किया जाता है, यानी इसमें इकट्ठा होने या सामुदायिकता की भावना प्रकट होती है। किसमें, समाहार द्विगु में। जैसे त्रिलोक, ठीक, त्रिभुवन, त्रिगुण, त्रिरत्न, ठीक है, त्रिकोण, त्रिभुज, चौराहा, ठीक है, पंचवटी, सतसई, ये सभी किसके उदाहरण हैं, समाहार द्विगु के। ठीक है। अगर वहां पे ऑप्शन में समाहार द्विगु दिया है तो ठीक, नहीं तो द्विगु समास को आप सही टिक करेंगे। अगला है उत्तर पद प्रधान द्विगु। इसमें पद की प्रधानता स्पष्ट होती है, इसमें कोई सामुदायिकता की भावना प्रकट नहीं होती है। ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, पंच प्रमाण, आप देख रहे हैं यहां पर कोई सामुदायिकता की भावना नहीं आ रही है। अगला है दोपहर, पंच हत्थड़, द्वैमातुर,
दुसूती, दुशाला। ठीक है, अगर यहां पे ऑप्शन में आपके उत्तर प्रधान द्विगु दिया है तो ठीक, नहीं तो ये द्विगु समास के अंतर्गत आप इसको सही टिक करेंगे। याद रखिएगा, द्विगु समास को संख्या पूर्व कर्मधारय भी कहा जाता है। क्लियर है? अगला समास है कर्मधारय समास। याद रखिएगा, कर्मधारय समास भी तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत आता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन दो पदों के मध्य यानी पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध स्थापित होता है। किस समास के अंतर्गत? कर्मधारय समास के अंतर्गत। यहां पर दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, एक विशेषण विशेष्य और दूसरा है उपमेय उपमान। यदि अगर आप इसका अर्थ स्पष्ट नहीं जानेंगे तो आपको कर्मधारय समास समझने में समस्या आएगी। संक्षिप्त में मैं इन दोनों का अर्थ स्पष्ट कर देता हूं। विशेषण ऐसे पद होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान या भाव की विशेषता को बताते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है उसे विशेष्य कहा जाता है। यानी विशेषण जिसकी विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे? विशेष्य। अगला देखिए, उपमेय और उपमान। उपमेय जिसका वर्णन हो रहा हो उसे उपमेय कहा जाता है, और वह शब्द जिससे उपमेय की तुलना हो रही हो उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत प्रचलित उदाहरण है चंद्रमुख, यानी चंद्रमा के सदृश मुख, यानी चंद्रमा के समान मुख। यहां पर उपमेय कौन होगा? मुख। क्यों? क्योंकि इसी का वर्णन हो रहा है, मुख का वर्णन हो रहा है, और वह शब्द जिससे उपमेय की तुलना हो रही है उसको उपमान कहते हैं। तो उपमेय की तुलना यानी मुख की तुलना किससे हो रही है? चंद्र से। तो चंद्र क्या हो गया? उपमान हो गया। क्लियर है? जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो और इसको वहां पर स्पष्ट किया जाएगा। यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए। अब आइए कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण देखें। जो पहला उदाहरण है वो है विशेषण विशेष्य पर आधारित। जैसे नील गाय। यहां पर जो गाय है, गाय की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीली है। यानी ये जो नील है ये क्या है? विशेषण शब्द है, यानी ये विशेषता बता रहा है। और किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की। यानी गाय क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है। इसी प्रकार महात्मा यानी महान आत्मा, यानी आत्मा शब्द क्या है? विशेष्य है। क्यों? क्योंकि इसी की विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है, और महान क्या हो गया? विशेषण। इसी प्रकार अंधविश्वास, यानी विश्वास शब्द क्या है? विशेष्य है, क्योंकि इसी की विशेषता बताई जा रही है कि ये जो विश्वास है ये अंधविश्वास है, अंध है, यानी अंध शब्द क्या हो गया? विशेषण। यानी जैसे ही आप ये संबंध दो पदों के बीच में विशेषण विशेष्य का देखेंगे, आप ये स्पष्ट कर लेंगे कि ये किसका उदाहरण है? ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्लियर है? कृष्ण सर्प। सर्प की विशेषता है कि वो कृष्ण है, यानी काला है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला उदाहरण उपमेय उपमान के आधार पर है, यानी जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध हो। जैसे मुखचंद्र, मैंने अभी इसको क्लियरिफाई किया था। अगला उदाहरण देखिए, क्रोधाग्नि, जिसका क्रोध अग्नि के जैसे हो। तो ये कैसा संबंध होगा? उपमेय उपमान पर आधारित संबंध होगा। ठीक है। जैसे स्त्री रत्न, ठीक है, यानी स्त्री के सदृश रत्न। ठीक है। तो ये किसके उदाहरण होंगे? कर्मधारय समास के उदाहरण होंगे। अगला देखिए, तीसरा समास है द्वंद्व समास। याद रखिएगा, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आपका जवाब होगा द्वंद्व समास। ट्रिक के तौर पे याद रखिएगा, द्वंद्व तभी होता है जब दोनों लोग प्रधान हो, यानी दोनों पक्ष अगर मजबूत है तभी द्वंद्व होता है। ये ट्रिक से आप याद रखेंगे कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे माता और पिता, भाई और बहन। ठीक है। याद रखिएगा, जब द्वंद्व समास का आप विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में आपको और या जैसे योजक अव्यय देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके आधार पर द्वंद्व समास को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। सबसे पहले देखिए इतरेतर द्वंद्व क्या होता है। जब दोनों पद पृथक तथा स्वतंत्र अस्तित्व रखते हों और वे आपस में और शब्द से जुड़े हों। ठीक है। जैसे माँ बाप, तो आप क्या लिख सकते हैं? माँ और बाप। ठीक है। जैसे गाय बैल, तो आप क्या लिख सकते हैं? गाय और बैल। बकरा बकरी, तो बकरा और बकरी। राम कृष्ण, तो राम और कृष्ण। एक प्रचलित प्रश्न पूछा जाता है पाप पुण्य, तो आप क्या लिख सकते हैं? पाप और पुण्य। ठीक है। विजय जय विजय, तो जय और विजय। ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है? इतरेतर द्वंद्व समास का। ठीक है। अगर आपके विकल्प में इतरेतर द्वंद्व समास दिया है तो आप इतरेतर द्वंद्व समास को टिक करेंगे। यदि आपके विकल्प में केवल द्वंद्व समास दिया है तब आप केवल द्वंद्व समास को टिक करेंगे। ठीक है। अगला देखिए, दूसरा है समाहार द्वंद्व, जहां पर दोनों पदों के मध्य समुच्चय अथवा समष्टि का भाव प्रकट हो, उसे कहा जाता है समाहार द्वंद्व। ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस द्वंद्व समास के अंतर्गत
उनके पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञान हो, उसे समाहार द्वंद्व कहा जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है दाल रोटी, तो ये क्या है? भोजन के सभी प्रमुख पदार्थ के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है, दाल रोटी का। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? समाहार द्वंद्व का, ठीक है। देख रहे हैं यहां पर समुच्चय शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे अगला उदाहरण देखिए, अन्न जल, तो यहां पर संपूर्ण भोजन के अर्थ में प्रयोग किया गया है, यानी एक समुच्चय समष्टि के भाव को प्रकट कर रहा है। तो ये किसका उदाहरण होगा? समाहार द्वंद्व का उदाहरण होगा। यदि आपके विकल्प में समाहार द्वंद्व है तो आप समाहार द्वंद्व लगाएंगे। यदि केवल द्वंद्व समास लिखा है तो आप अन्न और जल का उदाहरण क्या देंगे? द्वंद्व समास का, ठीक है। अगला देखिए, अगला है वैकल्पिक द्वंद्व। इसमें दोनों पदों के मध्य या तथा अथवा की स्थिति बनती है, ठीक है, यानी ये विकल्प सूचक स्थिति को प्रकट करता है। कौन? वैकल्पिक द्वंद्व समास। जैसे उदाहरण देखिए, लिखा है पाप पुण्य, तो आप क्या लिखते हैं? पाप या पुण्य। थोड़ा बहुत, तो आप ये नहीं लिख सकते हैं थोड़ा और बहुत, आपको ऑप्शन है यहां पर थोड़ा या बहुत। धर्म अधर्म, तो आप विकल्प लेते हैं धर्म अथवा अधर्म, या धर्म या अधर्म, ठीक है। ठंडा गर्म, तो ठंडा या गर्म, तो ये किसका उदाहरण है? वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है। चौथा और अंतिम समास है बहुब्रीहि समास। यहां पर दोनों पद अप्रधान होते हैं, अर्थात जिस समास में कोई भी शब्द प्रधान न हो और दोनों शब्द मिलकर किसी अन्य अर्थ को प्रकट करते हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे दशानन, अर्थात 10 हैं आनंद, यानी जिसके 10 मुख हैं, तो ये किसका बोध कर रहा है? रावण का बोध करा रहा है। तो यहां पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास, ठीक है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए, जैसे एक दंत, इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा? एक है दांत जिसके, अर्थात गणेश भगवान की बात हो रही है, इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा? बहुब्रीहि समास का, क्योंकि दो शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। एक उदाहरण और प्रचलित है, जैसे चतुर्भुज। चतुर्भुज का अर्थ क्या होता है? 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान की बात हो रही है। इसका मतलब कि दो शब्द मिलकर एक तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। यहां पर एक बात और आपने नोटिस की होगी, इसीलिए मैंने ये दो उदाहरण लगातार दिए। आपने देखा होगा इन दोनों, एक दंत और चतुर्भुज, इन दोनों उदाहरण में जो पहला पद है ये संख्यात्मक है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इसे द्विगु समास के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि उसमें तो प्रथम पद संख्यावाची होता है। याद रखिएगा, जब किसी भी सामासिक पद से एक विशिष्ट अर्थ की ध्वनि उत्पन्न हो, यानी एक विशिष्ट अर्थ उत्पन्न हो, भले ही उसका प्रथम पद संख्यावाचक हो, आप उसे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत लाएंगे। जैसे अभी आपने दशानन का उदाहरण देखा था, ठीक है, ठीक है। तो ये भी किसका है? रावण के लिए कहा जा रहा है, इसलिए ये भी किसका उदाहरण होगा? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। कुछ और उदाहरण देख लीजिए, जैसे लंबोदर, यानी लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश जी की बात हो रही है, यानी तीसरा अर्थ आ रहा है, यानी ये बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शंकर भगवान की बात हो रही है, इसलिए किसका उदाहरण होगा? बहुब्रीहि समास। इस प्रकार समास यहां पर कंप्लीट हुआ। हिंदी विषय के अंतर्गत अन्य जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको क्रमशः लाया जाएगा। जो भी क्लासेस मिल रही हैं उसको प्रतिदिन कंप्लीट करते चलें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।